हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर उपस्थित हुए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र और हमारा चैप्टर चल रहा है पारिस्थितिकी असंतुलन। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है, परंतु विभिन्न कारणों, कौन कौन से कारण हैं, वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन, मूल कारण क्या है? वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना है। वनोन्मूलन के कई कारण होते हैं। आइए हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से कारण है जिससे वनोन्मूलन हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण वनों का चारागाह में परिवर्तन किया जा रहा है। वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा रहा है। झूम कृषि मतलब वनों को काटकर यहाँ कृषि की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में ये प्रथा जो है प्रचलित है। वन में अगर आग लग जाती है उससे भी क्या होता है, वन का उन्मूलन हो रहा है। औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए भी लकड़ी को काटा जाता है। नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव है। शहरीकरण, अगर हम शहरीकरण कर रहे हैं तो वनों को काट कर ही तो शहरों को बसाया जा रहा है। कागज की मांग के कारण भी वनों को काटा जा रहा है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन है। मतलब इकोसिस्टम का मूल कारण जो नष्ट होने का है वो क्या है? वन का उन्मूलन यानी वन को काटना। जबकि मरुस्थलीकरण, अकाल, बाढ़, वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारकों में है। मतलब ये भी एक कारक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वन का उन्मूलन करना। वन्यजीव संरक्षण, वन रोपण, पदार्थों का पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मददगार करता है। अगर हम वन्य जीवों का संरक्षण करें, वन लगाएं, पदार्थों का पुनर्चक्रण करके करें, पर्यावरण में व्याप्त जो प्रदूषण है उसका निवारण कर दे तो क्या हो जाए? पर्यावरण संतुलन फिर से बन जाएगा। ध्यातव्य है कि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वन रोपण करना, वर्षा जल का प्रबंधन करना, जैवमंडल भंडार। तो इसका आंसर है ए, वनों को काटना ही पारिस्थितिकी असंतुलन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो अभी हमने पढ़ा वन उन्मूलन क्या है, सबसे बड़ा कारण है पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, वन महोत्सव, सामाजिक वानिकी, वनारोपण। तो इसका आंसर है ए, लकड़ी काटना। सामाजिक वानिकी में क्या होता है कि सार्वजनिक जगह पे पेड़ पौधे लगाया जाता है, और वन रोपण का मतलब भी होता है कि वन को लगाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, औद्योगिक प्रबंधन अगर हम कर रहे हैं तो उसका पारिस्थितिकी संतुलन से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा आ गया नेक्स्ट चैप्टर। देखते हैं क्या है नेक्स्ट चैप्टर। वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, एक बैलेंस इकोसिस्टम में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। संतुलित वृद्धि किसी पारितंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। वह वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिससे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान करते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस पारितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है।
अगर जब ज़्यादा दबाव डालेंगे तो कोई भी, अगर जैसे जनसंख्या अगर बढ़ रही है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये जनसंख्या विस्फोट ही तो होगा। तो हमें क्या होगा कि अनाजों का कमी हो जाएगी, चीज़ हमारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेगी, किसी को कुछ भी मिल पाएगा, किसी को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्या होता है, इन्वायरमेंट में भी या इकोसिस्टम में भी यही सारी चीज़ें चलती है जैसे हमारे मानव जीवन में चल रहा होता है। ध्यातव्य है कि प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की यह क्षमता जैविक विभव बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। परंतु पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि भी रुक जाती है। जैसे पर्यावरण में प्रतिरोध बढ़ रहा है तो वृद्धि भी आपकी रुक जाएगी। यह वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक ही होती है। इसी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है, जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, वहन क्षमता कहलाती है। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिससे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, संक्रमिका, इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पारिस्थितिकी कर्मता। संक्रमिका का मतलब है संक्रमण जोन, जहाँ जल और स्थल दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण जोन या इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा चैप्टर है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। आइए देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, फूड। पौधे अपना जो भोजन है स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, और जंतु क्या करते हैं, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं या आश्रित होते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यातव्य है कि जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिवसीय होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है। उदाहरणतः किसी घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और उत्पादक पे जो आश्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता पे जो आश्रित होते हैं उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे ही हमारा सर्प का भी है कि तृतीयक उपभोक्ता क्या करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पर आश्रित होता है। आगे चलते हैं। जीवी संगठक बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे जीवित वस्तुएं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। जीवित संगठनों में सामान्यतः कौन कौन शामिल होता है, उत्पादक जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, ये उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द्वितीयक जो दूसरा क्या है, उपभोक्ता, जानवर तथा मनुष्य, जीव जंतु क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पे आश्रित होते हैं, इसलिए उपभोक्ता कहलाते हैं। डिकम्पोजर या अपघटक जो होते हैं कवक एवं जीवाणु होते हैं जो सड़े गले पदार्थों के द्वारा ही अपना भोजन निर्मित करते हैं। अतः तंत्र में या इकोसिस्टम में ऊर्जा का अंतरण या स्थानांतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
पारितंत्र के जैविक घटकों से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं बनाते या भोजन स्वयं बनाते। इस प्रकार पौधों को स्वपोषित कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन और ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। हम इनको प्राथमिक पोषक कह दें या उत्पादक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक या क्लोरोफिल की सहायता से पौधे करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। इनके केंद्र में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। समुद्री अभी तक हम पढ़ रहे थे स्थलीय खाद्य श्रृंखला, मतलब स्थल पे जितने भी तरीके के खाद्य बन रहे थे जिससे जीव जंतुओं पेड़ पौधों को भोजन मिल रहा था, ये तो हो गया हमारा स्थलीय खाद्य श्रृंखला। अब हम पढ़ेंगे समुद्र में कैसे चल रही है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का विकास कैसे हो रहा है। समुद्री फूड चेन फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। समुद्र में क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन अधिकतर मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी है। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसको बनाने में कौन उत्तरदायी है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स ही है, शैवाल ही है। क्योंकि जब हमारे पृथ्वी में ऑक्सीजन नहीं थी तब क्या हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन क्या करते थे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे और पानी से जिसमें पोषक तत्व थे तो वहाँ से वो पोषक तत्वों को लेकर क्रिया करने से वो भोजन बनाते थे और क्या होता था कि बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती थी। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से हैं देखते हैं। प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन या पादप लौकी भी इनके कहते हैं। जड़ युक्त पौधे जो होते हैं वो भी होते हैं। विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली शाकीय पौधे भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं या कहे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उत्पादक यही कहलाते हैं। फसल के पौधे जो होते हैं वो भी प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये सारे जो हैं पादप लौक, जड़युक्त पौधे, घास पौधे, ये सब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक कहलाते हैं। पारिस्थितिकी में देखते हैं गहरे जलीय, ये अपना भोजन कहाँ बना रहे हैं, गहरे जलीय स्रोत या समुद्र में बना रहे हैं। जड़युक्त पौधे जो होते हैं वो छिछले पानी में होते हैं और घास क्या होता है, ये घास स्थल है। फसल के पौधे क्या होता है, फसल भूमि में रहते हैं। आगे देखते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता होता है। कोई भी खाद्य श्रृंखला चल रही है उसमें शाकाहारी प्राणी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। उदाहरणतः हिरण क्या है, शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाता है। चींटी अपघटक या डिकम्पोजर कहलाती है तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती। चींटी क्या करती है, अपघटक की श्रेणी में भी आ रही है और प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आ रही है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है, पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ क्या है, मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी जो है सर्वाहारी प्राणी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। बाघ जो है तो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है और लोमड़ी जो है सर्वाहारी श्रेणी में आती है, मतलब सर्वाहारी उपभोक्ता श्रेणी में आता है। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधे से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। वो इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारी को मांसाहारी कहा जाता है। अतः उपभोक्ता परपोषी जीव होता है। ध्यातव्य है कि साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसाहारी मांसभक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। अगर मनुष्य जो है शाकाहारी है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, अगर जब वो मांस भी खाता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं, कुछ है जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, तो उसे हम सर्वाहारी में भी डाल सकते हैं।
अपघटक कौन है? वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़े गले पदार्थों की प्रक्रिया को तेज करते हैं और उससे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जिसमें फफूंद या फंजाई, इसको हम कवक भी कहते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक में कौन कौन से आते हैं? फफूंद हो गया, जिसे हम फंजाई कहते हैं, बैक्टीरिया, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भी अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपने पोषण के लिए वो कार्बनिक पदार्थों या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं? अपना भोजन निगलते हैं, जबकि अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय जो जीवधारियाँ हैं, सड़े गले जीवधारी हैं, पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, मतलब अपना एंजाइम उस पर डालते हैं। इससे विखंडित होकर मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का पारितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। पुनः वो इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य कार्बनिक तत्व। आगे देखते हैं। स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र की तरह ही समुद्री पारितंत्र में भी फूड चेन श्रृंखला, मतलब फूड चेन पाया जाता है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? पहले आते हैं डायटम या सोपोसी, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं। क्रस्टेशियाई, शाकाहारी उपभोक्ता आते हैं उसके बाद, और तीसरे नंबर पर आते हैं हेरिंग, जिन्हें मांसाहारी उपभोक्ता कहते हैं। उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पी पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट अगर हो जाती है तो पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन होती हैं। तितलियां क्या होती हैं? बहुत सारे लोग तितलियों पर निर्भर करते हैं, बहुत सारे मतलब जीव जंतु तितलियों पर निर्भर करते हैं। अगर इनकी संख्या में गिरावट आ रही है तो खाद्य श्रृंखला भी जो इन पर निर्भर है उनके पास भी प्रतिकूल दशा पहुंचेगी। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के फूड चेन में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? घास पे डिपेंड करता है टिड्डा, टिड्डा पे डिपेंड करता है मेढक, मेढक पे डिपेंड करता है सर्प। तो इसका आंसर हो गया ए। इसको हम देख भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरा, आदमी, बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा। तो इसका आंसर है बी, घास, बकरा, आदमी। घास, बकरा, आदमी ही खाद्य श्रृंखला या फूड चेन को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता होता है। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता तथा आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है बी। 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु नहीं है। जीवी संगठक में या जीवी संगठक में कौन कौन से आते हैं? जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं, ये सारे जीवी संगठक होते हैं। पारितंत्र, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूड चेन उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ए, केवल एक कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण या स्थानांतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चींटी और हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जबकि चींटी क्या होता है? डिकम्पोजर के अंतर्गत भी आता है, मतलब ये अपघटक भी होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से हिरण जो है शाकाहारी प्राणी है, अतः प्राथमिक उपभोक्ता यही है। चींटी अपघटक या डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आता है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधे या खेती करने योग्य पौधे या कृषि करने योग्य पौधे का संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसको भी देखते हैं। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियां की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो ये सही है, क्योंकि जो इस पे डिपेंड करते हैं, तितलियों को जो खाकर जिंदा रहते हैं, अगर जब तितली ही नहीं रहेगी तो ये कैसे अपने लोग को सर्वाइव कर पाएंगे? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मानव क्या करता है? वो खुद भोजन नहीं बना सकता है, वो क्या पेड़ पौधे पर आश्रित होता है। वो प्राथमिक, जब शाकाहारी जो मानव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो वो मानव जो होता है शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, इसलिए क्या होता है? शाकाहारी और मांसाहारी मानव दोनों हो जाते हैं। तो उसमें क्या द्वितीयक उपभोक्ता में भी मानव आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। तो इसका आंसर है ए। समुद्रों में पादप प्लवक जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो उत्पादक घटक कौन होता है? जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरे पादप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हरे पादप क्या होते हैं? उत्पादक या प्रथम पोषक स्तर पर आते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है? परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। तो इसका आंसर है सी, उत्पादक।
वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए या इंटरमीडिएट्स का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में बांटते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार या अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, उसे हम प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता परपोषी जंतु होते हैं। ये जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं या जो पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर है सी, सही सुमेलित है। हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अंग है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से सही सुमेलित है या विकल्प है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर का है। जीवाणु जैविक अवयव हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है? विषाणु, कवक, जीवाणु। सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है बी, 2 और 3। कवक फंजाई और जीवाणु बैक्टीरिया, यही दो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये समुद्री पारिस्थितिकी श्रृंखला का अंग है। ये आप देख लीजिए। अब हमारा चैप्टर आ गया ऊर्जा का प्रवाह, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।